स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। तो ये वीडियो रहने वाला है एक रामबाण इलाज सोशियो रिलीजियस मूवमेंट से पूछे जाने वाले क्वेश्चंस का हर एग्जाम के लिए। रामबाण इलाज है, 50+ एमसीक्यूज हैं, बार बार एग्जाम्स के अंदर पूछे ही जा रहे हैं। लास्ट तक देखना वीडियो, पूरा का पूरा एक तरीके से जो भी आपको कंफ्यूजन है ना क्वेश्चंस के आंसर्स को लेके कि कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा सोशियो रिलीजियस मूवमेंट से रिलेटेड, कैसा आता है, कैसे फेस करेंगे, तो ये वीडियो देखना। पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, डाउनलोड कर लेना, खुद से प्रैक्टिस करना। एग्जाम में जाके जाने से पहले एक बार और प्रैक्टिस कर लेना। 100% आपका क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा एग्जाम के अंदर। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एमसीक्यू से। विच ऑर्गेनाइजेशन वाज फाउंडेड इन 1828 and later renamed as ब्रह्मो समाज by राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय के द्वारा ऐसी कौन सी संस्था थी जिसको 1828 में फाउंड किया गया था और बाद में उसका नाम बदल के ब्रह्मो समाज रख दिया गया था। तो कब ब्रह्मो समाज कब रखा गया था नाम बदल के? 1830 में किया गया था। तो पहले उस सभा का नाम क्या था 1828 में जब उसको फॉर्म किया गया था? तो 1828 में उस सभा का नाम था ब्रह्मो सभा। तो आप लोग पढ़ते हो ना, कई बार लेक्चरर आपको पढ़ाएगा कि ब्रह्मो समाज 1828 में बना, 1828 में बना। नहीं, 1828 में राजा राममोहन राय के द्वारा ब्रह्मो सभा बनाई गई थी, ठीक है। और 1815 में इनके द्वारा आत्मीय सभा बनाई गई थी। तो 1828 में ब्रह्मो सभा। बट 2 साल बाद वही सभा एक तरीके से रीनेम हो गई, अपग्रेड हो गई इन इन ब्रह्मो समाज, ठीक है। तो ये डिफरेंस याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे एग्जामिनर आपको फंसा सकता है। 1828 में कलकत्ता के अंदर ये सभा फाउंड की गई थी राजा राममोहन राय के द्वारा। 1830 में इसका नाम बदल के ब्रह्मो समाज रख दिया गया था। सभा का चेंज करके समाज कर दिया गया था, ठीक है। और ये क्या प्रमोट करते थे? मोनोथीज्म, आइडियल्स, मतलब आइडियल की जो पूजा की जाती है उसके अगेंस्ट थे। रेशनलाइजेशन लाते थे और सोशल रिफॉर्म के लिए प्रवक्ता थे एक तरीके से, ठीक है। ये बुक गिफ्ट टू मोनोथीस्ट किसके द्वारा लिखी गई है? बार बार पूछा जाता है, बुक से रिलेटेड एमसीक्यू एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। 100% किसी ना किसी एक राइटर की बुक आपको देखने को मिलेगी। हिस्ट्री से बिलोंग कर रही हो या करंट से बिलोंग कर रही हो। तो ये बुक गिफ्ट टू मोनोथीस्ट किसके द्वारा लिखी गई थी? ये बुक लिखी गई थी राजा राममोहन राय जी के द्वारा। गिफ्ट टू मोनोथीस्ट, जैसा जैसा कि उनके ब्रह्मो समाज में इसको प्रचलन था, एक तरीके से वो आइडल वगैरह का अपोज करते थे। और मोनोथीज्म मतलब एक भगवान की पूजा करने पर फोकस रखते थे, ठीक है। वो बोलते थे कि रिचुअल विचुअल सब बेकार होते हैं, जस्ट मतलब एक गॉड जो सोल क्रिएटर है हमारा उसकी पूजा करिए, ठीक है। उसको खुद से विद रीजन मतलब एक तरीके से प्रीच करिए, रादर देन जस्ट आइडल वर्शिप करो, ये सब नहीं होना चाहिए। मोनोथीज्म पर फोकस किया जाता था इनके द्वारा, ठीक है। रीजन, वेदास, उपनिषद ये सब प्रमोट किए जाते थे। तो ये बुक लिखी गई थी उनके द्वारा, गिफ्ट टू मोनोथीस्ट, किसके द्वारा? राजा राममोहन राय के द्वारा। हु ट्रांसलेटेड द वेदास एंड 5 उपनिषद इन बंगाली लैंग्वेज? किसने ट्रांसलेट किया था वेदास को और 5 उपनिषद को बंगाली लैंग्वेज में? तो ये किया गया था राजा राममोहन राय जी के द्वारा, ठीक है। वेदास को और 5 उपनिषदों को इन्होंने बंगाली लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया था। उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है, ये भी रिपीटेडली पूछा जाता है, कंसीडर द फॉलोइंग: ह्यूमनिज्म, रीजन, वेदा, उपनिषद, रामायण, महाभारत। ये चार कुछ लिखे हुए हैं आपके सामने। अब इसमें से पूछ रहा है ये, विच ऑफ द अबव आर द ट्विन पिलर्स ऑफ ब्रह्म समाज अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिक सोर्स, ठीक है। ट्विन पिलर्स किसको माना जाता था ब्रह्मो समाज का? तो ब्रह्म समाज किस पे था? एक तो रीजन, रेशनलाइजेशन टर्म, ठीक है। तो रीजन सही होगा। और दूसरा वेदा और उपनिषद एक साथ में। तो इन ये दो पिलर थे इसके ब्रह्म समाज के, रीजन प्लस में वेदा और उपनिषद। इन दो पे ही डिपेंडेंट था, आइडल पूजा वगैरह के अगेंस्ट था, मोनोथीज्म पे फोकस करता था, रिचुअल वगैरह को एक तरह से बॉयकॉट करता था। साथ साथ में ये सोशल डिस्क्रिमिनेशन होता है एक तरीके से कास्ट के बेस पे, उन सब के भी अपोज था वो, ठीक है। साथ साथ में विडो रीमैरिज वगैरह, मतलब और चाइल्ड रीमैरिज, मतलब जल्दी जल्दी मैरिज वगैरह, इन सबको अपोज करता था, ठीक है। तो मेनली किस पे डिपेंडेंट था वो? रीजन, वेदा, उपनिषद पे। तो ये तीन मतलब 2 और 3 आंसर सही है इसके। ट्विन पिलर्स बोला जाता है इनको। हु सेड इफ रीजन डिमांडेड इट इवन ए डिपार्चर फ्रॉम द स्क्रिप्चर्स इज जस्टिफाइड? अगर रीजन डिमांड कर रहा है तो डिपार्चर फ्रॉम द स्क्रिप्चर इज जस्टिफाइड, ये किसके द्वारा बोला गया है हिस्ट्री में? ये बोला गया है राजा राममोहन राय जी के द्वारा। राजा राममोहन राय को बोला गया है कि रीजन अगर डिमांड कर रहा है, आपका रीजन वैलिड है, तो एक डिपार्चर फ्रॉम द स्क्रिप्चर इज जस्टिफाइड। ये राजा राममोहन जी के द्वारा बोला गया है। राजा राममोहन राय established द वेदांता कॉलेज इन विच ईयर? वेदांता कॉलेज राजा राममोहन राय जी के द्वारा कब खोला गया था? वेदांता कॉलेज खोला गया था उनके द्वारा 1825 के अंदर, ठीक है।
पर्पज क्या था? वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, इनकरेज करने के लिए रेशनल एंड मॉडर्न आउटलुक, जो उनका एक तरीके से ब्रह्मो समाज के सिद्धांत थे उन सबको प्रमोट करने के लिए, और साथ साथ में वेस्टर्न एजुकेशन को, फिलोसफी को एक तरीके से आगे बढ़ाने के लिए। 1825 के अंदर तत्वबोधिनी पत्रिका, ये किससे रिलेटेड है? तत्वबोधिनी पत्रिका मेनली सबसे पहले तो ये किसके द्वारा फाउंड, मतलब किसके द्वारा फाउंड की गई थी ये तत्वबोधिनी पत्रिका? तो ये देवेंद्रनाथ टैगोर ने, जो उनको 1839 में तत्वबोधिनी समाज था ना, उसके अंदर ये पत्रिका चालू की गई थी देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। 1839 में तत्वबोधिनी समाज उनके द्वारा फाउंड किया गया था। उसके बाद तत्वबोधिनी पत्रिका 1843 में फाउंड की गई थी, ठीक है, एस्टेब्लिश की गई थी एक तरीके से देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। साधारण ब्रह्मो समाज, इस पे भी क्वेश्चन आ जाता है, ये बना था 1878 में। पिछले लेक्चर में जब मैं आप लोगों को सोशल रिलीजियस मूवमेंट से रिलेटेड और भी एमसीक्यूज कवर कराया था, मैंने आपको वहां पे बहुत तरीके के ब्रह्म समाज बताए थे। एक तो ब्रह्म समाज सिंपल बताया था, एक आदि ब्रह्म समाज बताया था, एक भारतवर्षीय ब्रह्म समाज बताया था, एक देव समाज बताया था, एक वेद समाज बताया था। ऐसे ही एक साधारण ब्रह्म समाज है। साधारण ब्रह्म समाज किसके द्वारा फाउंड किया गया था? क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। तो साधारण ब्रह्म समाज फाउंड किया गया था आनंद बोस बोस, शिवनाथ शास्त्री और उमेश चंद्र दत्ता के द्वारा। इन तीनों ने मिलकर, आनंद मोहन बोस, शिवनाथ शास्त्री, उमेश चंद्र दत्ता, 1878 में, ठीक है। और ये किसके फॉलोअर थे? ये किससे इन्होंने जो अपना साधारण ब्रह्मो समाज बनाया था, किस सेगमेंट को तोड़ के बनाया था? केशव चंद्र सेन वाला जो ग्रुप था ना, भारतवर्षीय ब्रह्म समाज, उससे अलग हुए थे लोग और अपना ब्रह्म समाज बना दिया था साधारण ब्रह्म समाज। क्यों इससे अलग क्यों हुए? एक तरीके से केशव चंद्र सेन अपने आप को सुप्रीम मानते थे। पूरे समाज का जो भी डिसीजन वगैरह लेना है सब कुछ, मतलब एक तरीके से किसी की चलने नहीं देते थे इस ग्रुप में। तो इन्होंने सोचा कि हम अलग हो जाते हैं, हम अपना एक ग्रुप बनाएंगे ताकि हमारी भी बातें सुनी जाए, ठीक है। तो इनके द्वारा बनाया गया था साधारण ब्रह्म समाज, आनंद मोहन बोस, उमेश चंद्र दत्ता, शिवनाथ शास्त्री के द्वारा 1878 के अंदर। मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन आ सकता है कि डिफरेंट डिफरेंट ब्रह्मो समाज और उनके सबके फाउंडर से रिलेटेड। तो आप लोगों को मैं लास्ट लेक्चर में कुछ कन्वर्ट बताया था आप लोगों को काफी सारे समाज के बारे में, तो उसी से रिलेटेड एमसीक्यू है। ब्रह्मो समाज किसके द्वारा फाउंड किया गया था? 1828 में क्या फाउंड किया गया था? ब्रह्मो सभा। 1830 में वही अपग्रेड हो क्या हो गया था? ब्रह्मो समाज। तो ये राजा मोहनराज जी के द्वारा फाउंड किया गया था, ठीक है, इसके फाउंडर थे, की प्रमोटर थे। फिर क्वेश्चन आ सकता है देव समाज किसके द्वारा फाउंड किया गया था? देव समाज आप लोगों ने अगर कल का लेक्चर मेरा देखा होगा, देव समाज में मैंने बताया था लाहौर के अंदर था ये, शिव नारायण अग्रोत्री के द्वारा किया गया था, फाउंड किया गया था, और 1887 के अंदर किया गया था, ठीक है। ईयर भी याद रखना है, क्रोनोलॉजी पे क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा वाला समाज कब फाउंड किया गया था। क्रोनोलॉजी पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और उसके फाउंडर कौन थे, एक तरीके से कौन उससे रिलेटेड है, उस पर भी क्वेश्चन आता है, जैसे कि ये क्वेश्चन आपके सामने है। तो देव समाज, शिव नारायण अग्रोत्री, हाँ ये बात भी सही है, 1887 में लाहौर के अंदर। साधारण ब्रह्म समाज, अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको क्वेश्चन बताया, आनंद बोस बोस, उमेश चंद्र दत्ता, ठीक है, ये सब इससे रिलेटेड थे, शिवनाथ शास्त्री वगैरह। तो आनंद बोस बोस सही है इसका। साधारण ब्रह्म समाज ये 78 के अंदर था, ठीक है, और देव समाज 87 के अंदर। एक होता था वेद समाज, ये भी मैं आप लोगों को बताया था। ये कब था? ये साउथ में था, ठीक है, के श्रीधरलू नायडू, ये केशव चंद्र सेन ने इनको हेल्प की थी वेद समाज को फाउंड करने में, साउथ के अंदर, ठीक है, चेन्नई वाले एरिया में मेनली, ठीक है। और कब ईयर कौन सा था? 1864 का ईयर था। ईयर वाइज भी आपको पता होना चाहिए, और साथ साथ में कौन कौन इससे रिलेटेड है वो पता होना चाहिए। देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये चार तरीके के ब्रह्मो समाज है, ठीक है। एक का नाम वेद समाज भी, एक का नाम वेदा समाज भी है, देव समाज और वेदा समाज। तो इसमें से क्वेश्चन आने की आपको पूरी पूरी प्रोबेबिलिटी है। सिंगल डबल लाइनर आ सकता है तो भी आप कन्वर्ट कर सकते हो, ये मैच द फॉलोइंग पढ़ के। अगर मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन आएगा तब भी आप कर सकते हो, ठीक है। और एक्सप्लेनेशन मैंने प्रॉपरली नीचे दिया हुआ है, सब कुछ ईयर वाइज, किसके द्वारा फाउंड किया गया है, और कौन सा वाला कब आया था, और कौन किससे रिलेटेड है। कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, तो सब कुछ मैंने एक्सप्लेनेशन में प्रॉपरली दिया हुआ है आप लोगों को। देखो ये क्वेश्चन आ गया। अब ये सारे के सारे समाज, वही समाज जो अभी मैं लास्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ, ईयर वाइज पूछ लिया। देखो ब्रह्म समाज कब फाउंड किया गया था? 1828 में, ठीक है, ब्रह्म समाज होनी चाहिए थी पर ठीक है, मान लो फॉर एज ऑफ नाउ, ये अब 1830 तो दिया नहीं है, तो 1828 मान लो। इन बाकी तीन समाज कंपैरिजन में तो ये ज्यादा सुटेबल लग रहा है। वेद समाज कब फाउंड किया गया था? बताइए। अभी बताया था मैं थोड़ी देर पहले आप लोगों को, वेद समाज फाउंड किया गया था 64 में, ये श्रीधरलू के साथ द्वारा। तो देव समाज कब फाउंड किया गया था? नारायण अग्रोत्री के द्वारा 87 में। और साधारण ब्रह्म समाज आनंद बोस बोस के द्वारा 1780। बस, हो गए सिंपल। इसका टू, इसका वन, टू वन, फोर, और थ्री, 2143। कौन सा आंसर होगा? 2143, ए आंसर हो गया।
एग्जैक्टली। और एक्सप्लेनेशन साथ में दिया हुआ है आप लोगों को, पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, डाउनलोड कर लेना। यंग बंगाल मूवमेंट किसके द्वारा लीड किया गया था? अब यंग बंगाल मूवमेंट किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? ये थे अपने हेनरी विवियन डेरोजियो, ठीक है। और इंस्पिरेशन कहाँ से लेते थे ये? जो अपना फ्रेंच रिवॉल्यूशन था उससे इनकी इंस्पिरेशन थी एक तरीके से, ठीक है। वहां से इंस्पायर इन्होंने ये यंग बंगाल मूवमेंट स्टार्ट किया था। 1820 से 30 के बीच में कुछ लगभग लगभग किया था। और ये हिंदू कॉलेज है ना कलकत्ता में, उसके अराउंड सेंटर था। रेशनलिज्म, फ्री थिंकिंग, सेकुलरिज्म, अपोजिशन टू सोशल ऑर्थोडॉक्स की वो सब ये फैलाते थे। वेस्टर्न लिबरल आइडियाज को मेनली इनके द्वारा फैलाया जाता था। किसके द्वारा था यंग बंगाल मूवमेंट? हेनरी विवियन डेरोजियो, ठीक है। और इनको पोएट भी बोलते थे मॉडर्न इंडिया का। यंग बंगाल मूवमेंट ड्रू इंस्पिरेशन प्राइमरीली फ्रॉम विच रेवोल्यूशन? किस रेवोल्यूशन से एक तरीके से ये इंस्पिरेशन ड्रॉ करता था यंग बंगाल मूवमेंट, जो हेनरी विविन डेरोजियो के द्वारा फाउंड किया गया था? ये अपने फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 का, जो लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी ना, और प्रमोटिंग रेशनलिज्म अपोजिशन टू सोशल ऑर्थोडॉक्सी, वहां से इंस्पिरेशन ड्रॉ करता है। हेनरी विवियन डेरोजियो बिलोंग टू विच कम्युनिटी, रिलीजियस बैकग्राउंड? और ये किस कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। ये एंग्लो इंडियन थे, ठीक है, एंग्लो इंडियन थे। और इनके द्वारा ये अपना यंग बंगाल मूवमेंट स्टार्ट किया गया था इंडिया के अंदर। हु इज रिगार्डेड एज फर्स्ट नेशनल पोएट ऑफ मॉडर्न इंडिया? मॉडर्न इंडिया के पहले नेशनल पोएट किसको बोलते हैं? हेनरी विवियन डेरोजियो को ही बोला जाता है फर्स्ट नेशनल पोएट ऑफ मॉडर्न इंडिया। सेक्रेटरी कौन था बेथुन स्कूल का? अब बेथुन स्कूल के बारे में सुना होगा आप लोगों ने, अब आप लोगों ने तो सुना ही होगा एटलीस्ट। अगर इसके बारे में नहीं सुना होगा, जो विडो री मैरिज से रिलेटेड ईश्वर चंद्र विद्यासागर, उन्होंने वुमेन की एजुकेशन के लिए भी काफी कुछ किया था, ठीक है। वो अपने पैसे से 35 कॉलेज फ्री, स्कूल फ्री में चलाते थे। तो वो सब वही एक तरीके से प्रिंसिपल ऑफ संस्कृत कॉलेज भी थे वो। तो वही सेक्रेटरी ऑफ बेथुन स्कूल थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, उनके बारे में काफी चर्चा होती है। 1849 के अंदर ये बेथुन स्कूल के सेक्रेटरी बने थे, ठीक है, 1849 के अंदर। ये मतलब अर्लीस्ट जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन थे उनमें से एक था बेसिक स्कूल। 1849 में इसके ईश्वर चंद्र विद्यासागर एज एन सेक्रेटरी बने थे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर रन हाउ मेनी स्कूल विद हिज ओन मनी? अपने पैसे से कितने स्कूल चलाते थे? बार बार रिपीटेडली आपने स्टैटिक जब पोर्शन पढ़ा होगा तो वहां पे दिखाया होगा कि 35 स्कूलों के अपने पैसे से चलाते थे, ताकि वुमेन की एजुकेशन को एक तरीके से वो आगे बढ़ा सके, ठीक है, समाज में उनका कंट्रीब्यूशन को दिखा सके। प्रिंसिपल ऑफ संस्कृत कॉलेज कौन थे? ये भी ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे, कलकत्ता के अंदर, 1850 में बने थे, ठीक है। मराठी न्यूज़पेपर दर्पण 1832 में, ठीक है, पहला मराठी न्यूज़पेपर था, नाम था दर्पण। 1832 के अंदर ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? कई बार क्वेश्चन आ जाता है, ये क्वेश्चन मल्टीपल टाइम आया हुआ है, ठीक है। बाल शास्त्री जाम्बेडकर के द्वारा, बाल शास्त्री जाम्बेडकर द्वारा पहला मराठी न्यूज़पेपर स्टार्ट किया गया था 1832 में। फादर ऑफ मराठी नेशनलिज्म किसको बोलते थे? ये भी बाल शास्त्री जाम्बेडकर को बोलते थे फादर ऑफ मराठी नेशनलिज्म, क्योंकि इनके द्वारा ही दर्पण न्यूज़पेपर स्टार्ट किया गया था 1832 के अंदर। पहला मराठी न्यूज़पेपर था, तो इसलिए इनको बाल शास्त्री जाम्बेडकर को फादर ऑफ मराठी जर्नलिज्म बोला जाता है। दिग्दर्शन मैगजीन जो 1840 में पब्लिश की गई थी, मंथली मैगजीन थी पहली, ये किस लैंग्वेज में पब्लिश की गई थी? मराठी लैंग्वेज में की गई थी ये भी। दिग्दर्शन जैसे दर्पण था ना, ऐसी दिग्दर्शन है अब ये मराठी लैंग्वेज में की गई थी, 1840 में स्टार्ट की गई थी। और ये मंथ एक तरीके से मंथली मैगजीन थी एक तरीके की, ठीक है। बाल शास्त्री जाम्बेडकर के द्वारा एडिट की गई थी ये भी, एडिटेड बाय बाल शास्त्री जाम्बेडकर, फादर ऑफ मराठी नेशनलिज्म। परमहंस मंडली, इस पे भी क्वेश्चन आते हैं बार बार। 1849 में फाउंड किया गया था, किसके द्वारा फाउंड किया गया था परमहंस मंडली को? तो ये फाउंड की गई थी ददोबरा पांडुरंगा और महर्षि दुर्गम ने साथ में मिलकर, ठीक है। दुर्गम और पांडुरंगा दोनों नाम याद रखना, दोनों ने साथ में मिलकर इसको फाउंड किया गया था, परमहंस मंडली 1849 में। और ये करती क्या थी? ये 1849 में फाउंड की गई थी मेनली कास्टिज्म जो चलता था ना उस टाइम, उसका अपोज करने के लिए। ओपनली डिफाई करते थे कास्टिज्म को, कि जो एक तरीके से जिनको लोअर कास्ट माना जाता उनके द्वारा कुक्ड फूड को खाया जाता था।
अपोज करते थे टेम्पल एंट्री मूवमेंट वगैरह जो चला जाता था कि टेम्पल में एंट्री दी जाए लो कास्ट वालों को, साथ साथ में एजुकेशन में एंट्री दी जाए। तो ये सब उसको एक तरीके से सपोर्ट करते थे, ठीक है। और लो कास्ट वालों का द्वारा पकाया हुआ फूड भी खाते थे। परमहंस मंडली 1849 में। ददोबा पांडुरंगा और मेहदजी दुर्ग्राम दोनों का नाम याद रखना है। ज्योतिबा फूले सत्यशोधक समाज आपने सुना होगा। तो ज्योतिबा फूले किस कम्युनिटी से बिलोंग करते थे? ज्योतिबा फूले करते थे माली थे। माली कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। गार्डनर भी कई बार लिखा जाता है एग्जाम में, तो उस कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। इन्होंने शूद्रा कम्युनिटी के अपलिफ्टमेंट के लिए काफी काम किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क वाज रिटन बाय ज्योतिबा फूले? ज्योतिबा फूले के द्वारा कौन सा वर्क, ये चार बुक दी हुई हैं, इनमें से कौन सी ज्योतिबा फूले के द्वारा लिखी गई है? गुलामगिरी। गुलामगिरी लिखी गई है ज्योतिबा फूले के द्वारा। एक तरीके से ब्राह्मणिकल डोमिनेंस वगैरह दिखाया है उसमें, कैसे कास्टिज्म फैला हुआ था समाज में, ये सब दिखाया हुआ है। तो ये बुक पे क्वेश्चन आता है बार बार रिपीटेडली एग्जाम के अंदर, ज्योतिबा फूले के द्वारा गुलामगिरी। और इनके द्वारा दो बुक और लिखी हुई हैं, एक तो सार्वजनिक सत्यधर्म और श्वेतकाचार्य अशोध। ठीक है, तो वो बुक भी इनके नाम पे, अगर जैसे आ जाता कि वो दो बुक लिखी होती यहाँ पे गुलामगिरी के साथ, सार्वजनिक सत्यधर्म और श्वेतकर आचार्य अशुद्ध, तो और पूछ चौथा कोई और दिया होता तो पूछ लेता इनमें से कौन सी बुक उसके बारे में नहीं लिखी हुई, वो चौथी वाली होती। ठीक है, तो तीनों बुकों के नाम आप लोग को याद कर लेना, तीनों को दिए हुए हैं। गुलामगिरी वो ब्राह्मणिकल डोमिनेंस वाले दिखाने के लिए बुक लिखी हुई है, और ये श्वेतकर आचार्य अशुद्ध कल्टीवेटर का कैसे विपकोर मतलब एक्सप्लॉइट कैसे किया जाता है पीजेंट्स को, उसके बारे में है ये बुक। और सार्वजनिक सत्य धर्म जो यूनिवर्सल ट्रुथ और मॉरल रिलीजन के बारे में ये बुक उससे रिलेटेड है। ये तीनों बुक किसके द्वारा लिखी हुई हैं? ज्योतिबा फूले के द्वारा। पहला गर्ल्स स्कूल पुणे के अंदर किसके द्वारा खोला जा गया था? ये को गया था ज्योतिबा फूले की वाइफ सावित्रीबाई फूले के द्वारा। कब, सन कितना था उस टाइम पे? 1848 के अराउंड अराउंड ये के द्वारा ये स्कूल खोला गया था। ठीक है, पुणे के अंदर। गोपाल हरी देशमुख जिनको पॉपुलरली बोलते थे लोक हितवादी, जिनको अगर क्वेश्चन एग्जाम में ये पूछ ले जाए कि गोपाल हरी देशमुख को पॉपुलरली किस नाम से जाना जाता था? लोक हितवादी के नाम से जाना जाता था। और इनकी एक पोस्ट थी, ये ब्रिटिश राज में एक पोस्ट पे काम करते थे, ये जज थे ब्रिटिश राज में। ठीक है, इंडियन जज थे ब्रिटिश राज में और सोशल रिफॉर्मर थे। ठीक है, ये पेन नेम लोक हितवादी है ना, इससे ये अपना एक न्यूज़पेपर के अंदर अपना एडिटोरियल लिखा करते थे। गोपाल हरि देशमुख लोक हितवादी, एक जज थे ब्रिटिश इंडिया के अंदर। गोपाल हरि देशमुख रोट मेनली फॉर विच न्यूज़पेपर, किस न्यूज़पेपर के लिए लिखा करते थे? सोशल रिफॉर्मर थे, तो ये एक वीकली प्रभाकर पब्लिश होता था उसके लिए लिखा करते थे। ठीक है, गोपाल हरि देशमुख, और वहां पे अपना नाम लिखते थे, वहां पर उनका नाम आता था लोकहितवादी। ठीक है, प्रभाकर के लिए लिखा करते थे। और प्रभाकर के एडिटर कौन थे? ईश्वर चंद्र गुप्ता। फर्स्ट एडिटर कौन था मराठी न्यूज़पेपर केसरी, जो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा फाउंड किया गया था? किस लैंग्वेज में? मराठी में। नाम क्या था न्यूज़पेपर का? केसरी। उसके पहले एडिटर कौन थे? गोपाल कृष्ण गोपाल गणेश आगरकर। ये क्वेश्चन बार बार आता है, या तो पूछ लिया जाता है कि केसरी न्यूज़पेपर को किस लैंग्वेज में लिखा गया था? मराठी में। ठीक है, केसरी न्यूज़पेपर को फाउंड किसके द्वारा किया गया था? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। एडिट कौन करता था? गोपाल गणेश आगरकर। इन चारों लाइन में से एक क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, ये क्वेश्चन जब उठाता है 4 ही पॉइंट पे पूछता है वो, नोट डाउन करते रहना। और 1881 में इसको स्टार्ट किया गया था। मराठी पीरियोडिकल जिसका नाम था सुधारक, 1887 में स्टार्ट किया गया था। किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? गोपाल गणेश आगरकर के द्वारा ही स्टार्ट किया गया था। जब इन्होंने एक तरीके से अपना ये पहले एडिटर थे किसके? केसरी, जो मराठी में लिखा जाता था बाल गंगाधर तिलक का। फिर उन्होंने अपना खुद का भी एक तरीके से पीरियोडिकल स्टार्ट किया था, जिसका नाम रखा था सुधारक। एक तरीके से वो क्रिटिसाइज करता था ऑर्थोडॉक्सी को, सुपरस्टिशंस को, ब्लाइंड ट्रेडिशंस वगैरह को, इसमें लिखा था मतलब समाज में सुधार लाने के लिए। अपने पीरियोडिकल का नाम ही रख दिया इन्होंने सुधारक, 1887 में गोपाल गणेश आगरकर। सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी किसके द्वारा फाउंड की गई थी? सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी का पढ़ के ही समझ आ रहा है कि मतलब सोसाइटी के लिए काम करेंगे, सर्वेंट बन के रहेंगे सोसाइटी के। ठीक है, और मतलब कुछ बैक में ना चाहते हुए सर्वेंट देश के लिए काम करेंगे एक तरीके से। जिसको फाउंड किया गया था गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी को फाउंड किया गया था। कब किया गया था? 1905 को फाउंड किया गया था। ईयर वाइज क्वेश्चन आ जाता है, और किसके द्वारा फाउंड किया गया था ये भी आ जाता है। क्रोनोलॉजी पूछ लेते हैं कई बार, अलग अलग सोसाइटीज का पूछ लेंगे कि सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी किसने फाउंड की, दूसरा कोई और ब्रह्मो समाज किसने फाउंड किया, क्रोनोलॉजी पे बताओ क्वेश्चन। तो उस तरीके से ईयर वाइज भी याद रखना होता है। ठीक है, और एम जी रानाडी भी इनके साथ में थे इसको फाउंड करने में, सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी को।
सोशल सर्विस लीग ये भी बार बार आती है। ये फॉलोअर थे एक तरीके से गोपाल कृष्ण गोखले के, तो सोशल सर्विस लीग उनके द्वारा फाउंड की गई थी। कौन थे वो? नारायण मल्हार जोशी। ये फाउंड एक तरीके से फॉलोअर थे गोपाल कृष्ण गोखले के, तो इन्हीं की हेल्प से इन्होंने एक सोशल सर्विस लीग स्टार्ट की गई थी 1911 में मुंबई के अंदर। सामाजिक सर्विस के लिए लीग, मतलब सोशल सर्विस में क्या सोशल सर्विस कर सकता है? बच्चों के लिए पढ़ने के लिए एक तरीके से लाइब्रेरी खोल सकता है, जो लेबर के इश्यूज है उनको उठा सकता है, ठीक है, वुमेन के इशू को उठा सकता है, मतलब सामाजिक सर्विस के लिए। सोशल सर्विस लीग बाय नारायण मल्हार जोशी 1911 बॉम्बे में। हु इज रिगार्डेड एज प्रीचर ऑफ न्यू हिंदुइज्म? नए हिंदुइज्म का प्रीचर किसको बोला जाता है हिस्ट्री के अंदर? स्वामी विवेकानंद को। क्यों इनके न्यू हिंदुइज्म का प्रीचर क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये बोलते थे कि इंडिया का जो स्पिरिचुअलिज्म है उसको मॉडर्न जो वेस्टर्न वर्ल्ड का एक तरीके से मेटेरियलिस्टिक है ना, उसके साथ ब्लेंड करके एक नए हिंदुइज्म की एक तरीके से छवि दिखाते थे ये। तो वही इसलिए उनको बोला जाता है स्वामी विवेकानंद को प्रीचर ऑफ न्यू हिंदुइज्म। ठीक है। और 1893 में इनके द्वारा जो शिकागो पार्लियामेंट में एक स्पीच दी गई थी, वो भी उस पे भी क्वेश्चन बार बार आता है। क्या पूछ लिया जाता है कि 1893 में शिकागो पार्लियामेंट के अंदर किस इंडियन ने एक तरीके से हिंदू ने एक तरीके से स्पीच दी थी, ठीक है, हिंदुइज्म पे? वो दी थी स्वामी विवेकानंद ने। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है बार बार, तो इसको भी मार्क करके रखना है। हु कॉल्ड फॉर ए ब्लेंड ऑफ मेटेरियलिज्म ऑफ वेस्ट एंड स्पिरिचुअलिज्म ऑफ ईस्ट? किसने बोला था कि ब्लेंड बना के चलो तो एक तरीके से स्पिरिचुअलिस्ट भी रह पाओगे और मेटेरियलिस्टिक चीजों को भी इंजॉय कर पाओगे वेस्ट वालों के? ये बोला गया था स्वामी विवेकानंद के द्वारा। तभी इनको न्यू हिंदुइज्म करने को एक तरीके से प्रीचर बोला जाता है, प्रीच करने वाला। विवेकानंद का असली नाम क्या था स्वामी विवेकानंद का? तो नरेंद्र नाथ दत्ता इनका एक असली नाम था। इस पे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है छोटे एग्जाम्स के अंदर। इंडियन पार्लियामेंट में हिंदुइज्म की तरफ से शिकागो में जो 1893 में हुई थी, तो वहां पे इंडिया की तरफ से किसने रिप्रेजेंट किया था? यही स्वामी विवेकानंद हो या नरेंद्र नाथ दत्ता, कुछ भी लिखा जाए तो ऑप्शन हो जाएगा, सी आंसर इसका करेक्ट है। ठीक है। और अपना स्पीच कैसे स्टार्ट किया था? सिस्टर एंड ब्रदर ऑफ अमेरिका। ठीक है। और उसके साथ बाद में बताया कि कैसे मेटेरियलिस्टिक और वेस्टर्न कंट्रीज और स्पिरिचुअलिज्म और ईस्टर्न मतलब जो इंडिया वाला है उसको मिक्स करके कैसे प्रीच किया जाए, मतलब कैसे आगे बढ़ा जा सकता है। ठीक है, वो सब इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया था। हेडक्वार्टर ऑफ आर्य समाज बॉम्बे से किस सिटी में ट्रांसफर किया गया था? आर्य समाज कब बना था? 1875 में। इसके फाउंडर कौन थे? दयानंद सरस्वती जी। ठीक है। तो आर्य समाज का पहले हेडक्वार्टर बॉम्बे के अंदर था, बाद में उसको ट्रांसफर कर दिया गया था। किस लोकेशन पे किया गया था? लाहौर के, ताकि नॉर्थ वेस्ट में उसको फैलाया जा सके। ठीक है, इसलिए किया गया था। 1877 में 2 साल बाद उसको ट्रांसफर कर दिया गया था। स्वामी दयानंद सरस्वती को किस नाम से जाना जाता था? जो उनका असली नाम था वो मूल शंकर था। ठीक है। जब वो आर्य समाज में आए थे तब उन्होंने ये दयानंद सरस्वती वाला नाम लिया था। हु प्रोक्लेम्ड दैट आर्यन रिलीजन शुड बी रिलीजन ऑफ ऑल? किसने बोला था कि आर्यन ही रिलीजन होना चाहिए सभी सबको? और बैक टू वेदास वाला किसके द्वारा बोला गया था? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा बोला गया था ये। और बैक टू गीता किसके द्वारा बोला गया था? विवेकानंद के द्वारा बोला गया था। ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती कंसिडर विच टेक्स्ट एज इनफॉलेबल? किस टेक्स्ट को बोलते थे स्वामी दयानंद सरस्वती की ये इनफॉलेबल है? वेदास को बोलते थे। ठीक है। तो ये थे भाई कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बेस्ड ऑन सोशियो रिलीजियस मूवमेंट। इनमें से एक से दो क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। आपके अच्छे से रिवाइज करना, एग्जाम से पहले एक बार और रिवाइज कर लेना। पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाता। मल्टीपल टाइम जो क्वेश्चन आए हैं फ्यूचर में भी आने वाले हैं। थ्योरी पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बस ये एमसीक्यू जब भी आपको लगे ना कि ये टॉपिक मेरे को रिवाइज करना है, सोशियो रिलीजियस मूवमेंट, सीधा ये पीडीएफ निकालना, क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट कर लेना, एक्सप्लेनेशन साथ में दिया हुआ, आपका स्टैटिक पूरा कवर हो जाएगा। थ्योरी किसी बुक में जाने की जरूरत ही नहीं है। और साथ साथ में आपको ये भी एहसास मिलेगा कि मैं कितना भूल चुका हूँ, क्वेश्चन कन्वर्ट नहीं कर पा रहा हूँ, कितनी बार मेरे को और रिवाइज करने की जरूरत है। क्लियरिटी के साथ जो भी करो जिंदगी में, क्लियरिटी के साथ करो। ब्लाइंडली मत चलो कि भाई ये भूल गया था, अभी बुक उठा के ये पढ़ रहा हूँ, ये भूल गया था फिर ये पढ़ रहा हूँ। पढ़ते रहोगे, एग्जाम आएगा सब भूल चुके होगे। एग्जाम में क्वेश्चन की प्रैक्टिस के साथ जितना जाओगे उतने ज्यादा बेहतर आपके मार्क्स आने वाले हैं एग्जाम के अंदर, और वही आपको सक्सेसफुल बनाने वाले हैं। तो आज का लेक्चर यहीं पे हम सम अप करते हैं। कल फिर से दूसरा लेक्चर के साथ आते हैं। थैंक यू।